नमस्कार, मैं धीरेंद्र सर पुनः आप लोगों को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने ग्रामर का एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। लेकिन पढ़ाने के पहले आज मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। कल हम सबों ने मातृ दिवस मनाया, माता का दिन। तो सबसे पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मातृ दिवस के ऊपर आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं तथा मैं अपनी तरफ से अपनी माता सहित दुनिया की तमाम माताओं के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। प्यारे बच्चों, कल आप लोगों ने भी मातृ दिवस मनाया। मैंने देखा कि कल व्हाट्सएप के डीपी पर लोगों ने मां का पिक्चर लगाया, कोई फेसबुक पर अपने मां के तस्वीर को पोस्ट किया, अपने अपने तरीके से माता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का प्रयास किया। मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन प्यारे बच्चों, आज मैं थोड़ी सी मां के बारे में आपसे बात करूंगा, फिर मैं अपने टॉपिक पर आऊंगा। मैं अभी पिछले दिन आप लोगों को एक लेसन पढ़ाया था, झारखंड बोर्ड वालों को, माई मदर एट 66। उसमें मैंने बताया था कि कमला दास ने किस प्रकार अपनी मां का वर्णन की है और अपनी मां के साथ दुनिया के तमाम माताओं के दर्द को व्यक्त करने का प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, मैं कहा करता हूं कि मां कोई शब्द नहीं है। मां शब्द अपने आप में एक महाग्रंथ है। मदर वर्ड इज एन इपिक इन इटसेल्फ। और हम मां को शब्दों से बांध नहीं सकते। आधुनिक समाज में आज बुजुर्गों के प्रति जो दुर्दशा जब मैं देखता हूं तो मेरे मन में बड़ी इच्छा जगती है कि जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं तो एक टीचर होने के नाते मैं आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ जगाने का भी काम करने का प्रयास करूंगा, जैसा मेरा टीचिंग का पद्धति है। और ऐसे भी मैं लिटरेचर के टीचर हूं, तो मेरा काम है समाज के लोगों को जगाना। चलिए, मैं मां के प्यार को एक छोटी सी कहानी से आपके बीच रखने का प्रयास करता हूं। मां के प्यार को न जाने कुछ लोग क्या समझ लेते हैं। 16वीं शताब्दी में एक राजा हुआ करते थे, राजा टोडरमल। कहा जाता है कि अकबर के शासन में वो फिनांस मिनिस्टर हुआ करते थे। बहुत बड़ा आदमी, पावरफुल पर्सनैलिटी। उसे लगता था कि दुनिया के तमाम चीजों को हम पैसे से खरीद सकते हैं। शायद उसकी मां ने भी कभी उनके साथ मां के महत्व के बारे में चर्चा की होगी। एक दिन वो अचानक आता है और कहता है कि मां, चल बता, तुम्हारे प्यार की कीमत क्या है। आज मैं तुम्हारे प्यार की कीमत को सूद समेत वापस कर देना चाहता हूं, ताकि आज के बाद तुम ये मत कहो कि तुम्हारा मेरे ऊपर कोई कर्ज है। उसकी मां ने कहा कि टोडरमल, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मां के प्यार का कोई कीमत होता है क्या? टोडरमल ने कहा कि मां, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी कीमत नहीं होती है, बस कीमत लगाने वाला चाहिए। बहुत जिद कर दिया। मां ने कहा कि बेटा जा, तुझे मां के प्यार की कीमत चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन टोडरमल ने कहा कि नहीं मां, तू बता तुम्हारी प्यार की कीमत क्या है। आज मैं तुझे सोने हीरे से तोल दूंगा और तुम्हारे प्यार के कर्ज से आज मैं मुक्त हो जाऊंगा। बहुत जिद करने पर मां ने कहा कि बेटा, तू अगर वाकई मां के प्यार की कीमत चुकाना चाहता है तो चल, आज रात तू मेरे साथ सो जा। टोडरमल ने कहा कि मां, तू कैसी बातें कर रही हो?
मां ने कहा कि बेटा, क्या बचपन में तू मेरे साथ नहीं सोया है क्या? बस आ जा। टोडरमल रात को अपने मां के कमरे में सोने के लिए आया। मां ने उसके लिए बिस्तर बिछा के रखी थी। मां ने कहा कि बेटा सो जा। टोडरमल बिस्तर पर सो गया। अब मां कहती कि टोडरमल, बहुत दिनों के बाद तू मेरे कमरे में आया है, चल आज तुझसे काफी बात करने की इच्छा है। बस मेरी इतनी सी छोटी सी तमन्ना तू आज पूरा कर। और मां बातें करने लगती है। बात करते करते काफी रात हो जाती है। टोडरमल कहता है कि मां चल सो जा, मुझे सवेरे उठना है, मुझे बहुत सारे काम देखना है। मां कहती ठीक है। टोडरमल सो जाता है। टोडरमल सोया ही होगा कि मां ने जगाया कि बेटा उठो। टोडरमल ने कहा कि मां क्या हुआ? मां ने कहा कि बेटा बड़ी जोर से प्यास लगी है, एक गिलास पानी तो पिला दे। टोडरमल उठ करके जाता है, एक गिलास पानी लाता है और मां को पिलाता है। मां जब गिलास से पानी पी रही होती है तो आधा पानी वो पीती है और आधा बिस्तर पर गिरा देती है। टोडरमल झल्लाता है, कहता मां तू बूढ़ी हो गई है, तू मेरे बिस्तर पर पानी गिरा दी। मां ने कहा बेटा अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, मेरे हाथ से गिलास फिसल गया, चल माफ कर, एक रात की तो बात है, सो जा। अब टोडरमल जो मोटे बिस्तर गद्देदार बिस्तर पर सोता होगा, आज पानी से भीगा हुआ इस बिस्तर पर उसे नींद नहीं आ रही। वो छटपटा रहा है और बहुत मेहनत करने के बाद जब वो सोया, फिर मां ने उसे जगाया कि बेटा सो गया क्या? जरा उठो तो, मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी मुझे ला दे। टोडरमल ने कहा कि मां अभी तो मैंने तुझे पिलाया था। मां ने कहा कि बेटा तू मां का कर्ज, प्यार का कर्ज उतारना चाहता है, एक गिलास पानी नहीं पिला सकते हो? टोडरमल चला गया और पानी लेकर के आया। फिर वही स्थिति, आधा पी आधा बिस्तर पर गिरा दी। इस प्रकार 2-3 बार मां ने टोडरमल से एक गिलास पानी मंगवाई और आधा पीती थी और आधा बिस्तर पर गिरा देती थी। अब अंतिम बार टोडरमल गुस्सा जाता है और मां को कहता है कि मां तू बूढ़ी हो गई है, बार बार तू पानी मेरे बिस्तर पर गिरा दे रही हो, बताओ भींगी बिस्तर पर मैं कैसे सोऊंगा? मां कहता है बेटा सो जा, एक रात की तो बात है। टोडरमल कहता है कि नहीं मां, अब मैं नहीं सो सकता हूं बिस्तर पर। तब मां उसे याद दिलाती है कि बेटा तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तू कह रहा था कि मां तेरे प्यार का कर्ज मैं उतार दूंगा। पता है तुझे, जब तू बच्चा था और मेरे साथ जब तुम सोता था, रात में आधी रात को जब मेरी नींद खुलती थी और मैं देखती थी कि तू बिस्तर पर टॉयलेट कर दिए हो, तो मैं उस भींगी बिस्तर पर न जाने कितनी रातें सोई हूं और तुझे अपने सूखे बिस्तर पर सुलाई हूं, और तू एक रात के लिए भींगी बिस्तर पर सो नहीं पा रहा है और कहता है तू मां के कर्ज को उतार देगा, मां के प्यार का मूल्य तुम चुका दोगे। एक रात में तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल गई। तब टोडरमल को पता चला वाकई मां का जो प्यार होता है उसको किसी वस्तु या पैसे से तोला नहीं जा सकता है। वो मां के पैर पर गिर गया और उन्होंने कहा कि मां मैं प्रणाम करता हूं मातृशक्ति को, शायद मैं अपने पैसे के घमंड में यह भूल गया था कि मां का जो प्यार है उसे दुनिया की कोई कीमत चुका नहीं सकती है। और आज वाकई मैं समझ गया कि वास्तव में मां का जो समर्पण है, मां का जो अपने बच्चों के प्रति जो बलिदान है, वो कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता है। और वो प्रणाम करके मां के चरणों पर गिर जाता है। मां उसे माफ कर देती कि बेटा चलो, कम से कम तुम्हें मां का एहसास तो हुआ। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मां का प्यार जो है वो एहसास है,
फीलिंग है। मां के कर्ज को हम जीवन में कभी भी उतार नहीं सकते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से मैं तमाम विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि अपने माता पिता के प्रति जितना हो सकता है आप करें, क्योंकि आप जितना भी कुछ कर लें, मां के प्यार का मोल दुनिया में कोई चुका नहीं सकता है। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको फिर पढ़ाई की ओर ले चलता हूं। अभी आप लोगों को मैंने 5 या 6 वीडियो मैंने ग्रामर सीरीज बनाया है, और वहां मैंने आप लोगों को बिना क्रिया वाले वाक्यों को पढ़ाने का प्रयास किया है। और शायद अब आप मेरे पद्धति को समझ चुके होंगे, पढ़ाने का तरीके से जुड़ चुके होंगे कि मैं कोई भी वाक्य को 18 प्रकार से पढ़ाता हूं, 3 टेंस में और 18 सेंटेंस में, सॉरी 6 सेंटेंस, तो 6 × 18 हो जाता है। मैंने कहा था कि आपकी जो भी समस्या होगी आप मुझे कमेंट में लिखेंगे। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर, बिटवीन के साथ मैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करूं या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करूं? तो प्यारे बच्चों, शायद आप मेरे वीडियो को ठीक से वॉच नहीं करते हो। मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ध्यान से सुनेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है, प्रीपोजिशन के अनुसार कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। इसलिए जान लें कि बिटवीन का अपना कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के संदर्भ में मैंने आप लोगों को बताया था, केवल देयर एक ऐसा सब्जेक्ट है, देयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है। बाकी तमाम वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है। एक बच्चे ने पूछा था कि सर, दी वाटर ऑफ द रिवर्स आर डर्टी, सही है। फिर यहां ध्यान दीजिएगा, आर यानी प्लूरल, आपने रिवर्स को देख करके हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। लेकिन मैंने बताया था ऑफ वाले क्लास में, ऑफ के बारे में याद रखिएगा, ऑफ से जब भी 2 नाउन जुड़ा हुआ रहेगा तो ऑफ के पहले वाले शब्द के अनुसार ध्यान देना है। ऑफ के बाद में जो वर्ड्स लगा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ऑफ वाले सेंटेंस में ऑफ के पहले वाले वर्ड के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों, वाटर पानी जिसको गिना नहीं जा सकता है, और मैंने कहा था जो गिना नहीं जाता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए द वाटर ऑफ द रिवर इज डर्टी। तो इस प्रकार से आपको जो भी समस्या होगा आप हमसे पूछेंगे। चलिए मैं आगे चलता हूं। तो बच्चों, बिना क्रिया वाले वाक्य सारे हम लोग लगभग सीख चुके हैं। आज हम आपके बीच वर्ब वाले सेंटेंस को लेकर के आया हूं। मैंने कहा था कि उसके बाद मैं टेंस पढ़ाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के बाद मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा। थोड़ा मैंने सोचा कि आपको वर्ब से पहले अवगत करा दूं। तो आज हम प्रयोग सीख रहे हैं हैज टू, हैव टू का प्रयोग। प्यारे बच्चों, ध्यान देना है, इसका प्रयोग बहुत ज्यादा राइटिंग सेक्शन और स्पोकन में होता है। तो कोई भी वाक्य में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है क्रिया वाले वाक्य में, ये किसी भी वाक्य की अंतिम बनावट पर निर्भर करता है। जैसे ना है या ना पड़ता है, यानी जिस किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, ध्यान से सुनेंगे, ना है या ना पड़ता है रहे, वैसे वाक्य में हम हैज टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए पहले मैं क्रिया वाले वाक्य से आपको अवगत कराता हूं। जैसे मुझे
अंग्रेजी सीखना है या मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहली बार मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्रिया वाले वाक्य को। क्रिया वाले वाक्य में आप क्या याद रखोगे? मैं हमेशा से लास्ट डे भी आपको एक मैंने स्लोगन बताया था कि कोई भी ट्रांसलेशन में आप कौन सा स्लोगन का यूज करोगे, तो फर्स्ट एंड लास्ट। क्रिया वाले वाक्य में हमेशा ध्यान रखिएगा कि हिंदी वाक्यों में क्रिया हमेशा लास्ट में होगा। क्रिया कहां होगा? लास्ट में होगा। और क्रिया को करने वाले को कर्ता बोलते हैं, पहले मैं बता चुका हूं। तो सीखने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, तो मैं हो गया कर्ता, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले किसी भी वाक्य में आपको पहचान लेना है। अब अभी तक हम लोग सीख रहे थे वाक्य की बनावट ये हो रहा था बिना क्रिया वाले वाक्यों में, लेकिन अब वाक्य की बनावट होगी। अब 4 पद हमारे पास हो जाएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे, क्रिया वाले वाक्य की बनावट जो होगी उसमें 4 पद आएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो आज एक बढ़ गया वर्ब। क्लियर है? अब पहले आप जाने थोड़ा सा कि हैज टू और हैव टू का प्रयोग हम कहां करते हैं। तो मुझे अंग्रेजी सीखना है, इससे इच्छा का बोध होता है, और मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ता है, इससे मजबूरी का बोध होता है। मुझे अंग्रेजी सीखना है, इट्स माई विल, ये मेरी इच्छा है, लेकिन मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ता है ना? तो इसका मतलब लगता है कि यह बाध्यता है, इच्छा नहीं। तो आप इस तरह से भी हैज टू और हैव टू को याद रखें कि कोई भी ऐसा वाक्य जिससे इच्छा या मजबूरी का बोध हो, याद रखेंगे, इच्छा या मजबूरी का बोध हो, वैसे वाक्य में भी हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम सूत्र पर चलेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? आई, मुझे। अब हैज और हैव में आई के साथ हैव, फिर टू, फिर वर्ब। वर्ब क्या है? लर्न। अब है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इंग्लिश। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब आप देखोगे 4 पद हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, एकदम छोटे छोटे वाक्य से मैं आपको जोड़ रहा हूं। आपको मैं जिस तरह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं बिल्कुल आप सीखोगे। ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाओ, क्योंकि जिसके जस्ट बाद अब हम अंग्रेजी की जान 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको वर्ब से आज परिचित करा रहा हूं। तो मुझे अंग्रेजी सीखना है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। अब ध्यान रहे, हिंदी में इच्छा और मजबूरी को अलग अलग वाक्यों से व्यक्त करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में दोनों ही प्रकार के वाक्यों को हम एक ही वाक्य से व्यक्त करते हैं। तो आप पूछोगे कि सर अंग्रेजी में कैसे पता चलेगा? तो बोलने के स्टाइल से पता चलेगा। अगर मैं कहूं आई हैव टू लर्न इंग्लिश, इसका मतलब मुझे अंग्रेजी सीखना है। लेकिन अगर मैं कहूं अरे यार आई हैव टू लर्न इंग्लिश, है ना, अब आपको मेरे चेहरे से पता चल गया होगा कि यह हमारी मजबूरी है। तो बोलने के स्टाइल से अंग्रेजी में हम व्यक्त करते हैं कि हमारी इच्छा है या मजबूरी है। तो समझ रहे हो बच्चों? अब अगर आपने एक बना लिया तो मुझे लगता है कि अब आप, अगर आपने एक बना लिया तो आप 5 बना सकते हो। मुझे अंग्रेजी सीखना है,
आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे नहीं सीखना है। आई हैव नॉट टू लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी सीखना है? हैव आई टू लर्न इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना है? हैव आई नॉट टू लर्न इंग्लिश। अब आप मेरे तरीके से परिचित हो चुके हो, अपने से भी कर लोगे। मुझे अंग्रेजी क्यों सीखना है? व्हाई हैव आई टू लर्न इंग्लिश, और मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं सीखना है? व्हाई हैव आई नॉट टू लर्न इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, एक का आपने 6 बना दिया, तो आराम से 1 का 6 हम लोगों ने बना लिया। अब अगर आप हैव टू और हैव टू को समझ गए तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि उसका पास्ट क्या होगा और उसका फ्यूचर क्या होगा। प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही आप लोगों को 2 फैमिली की चर्चा कर चुका हूं, इज एम आर फैमिली और हैज ए फैमिली। तो अब हैज ए टू का प्रयोग हम लोगों ने सीखा, तो पास्ट उसका क्या होगा? हैड टू, यानी सारी जगह आप हैड के जगह अगर हैड लगा दें तो क्या हो जाएगा? बारह हो गया, हैड टू। लेकिन एक चीज बच्चों यहां ध्यान दोगे, हैड टू का 3 मीनिंग है। ना है का पास्ट ना था, ना पढ़ता है का पास्ट ना पढ़ता था, एक एक्स्ट्रा हो गया है ना पढ़ा। इस प्रकार के भी वाक्य हम लोग बोलते हैं, मुझे जाना पड़ा, मुझे खेलना पड़ा, मुझे गांव में 2 दिन रुकना पड़ा। तो जिस किसी भी वाक्य के अंत में ना था, ना पढ़ता था या ना पढ़ा रहेगा, वैसे वाक्य में हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। अब चलिए फ्यूचर की ओर। आपको पता होगा पहले से कि अगर हैज है प्रेजेंट हुआ तो पास्ट हैड हुआ, फ्यूचर शैल विल हैव होगा ही, हम लोग पहले से जान चुके हैं। तो यहां हो गया शैल विल हैव टू। अब अगर मैं कहूं कि मुझे अंग्रेजी सीखना होगा तो क्या बनाएंगे? आई शैल हैव टू लर्न इंग्लिश, आई शैल हैव टू लर्न इंग्लिश। बच्चे ध्यान दे रहे हो, समझ रहे हैं ना? तो अब इसका भी 6 हम लोग बना लेंगे। आई शैल हैव टू लर्न इंग्लिश, आई शैल नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश, शैल आई हैव टू लर्न इंग्लिश, शैल आई नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश, व्हाई शैल आई हैव टू लर्न इंग्लिश, व्हाई शैल आई नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। क्लियर है? ध्यान से शैल हैव टू में वाक्य की बनावट पर आप ध्यान दोगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने 18 बना दिया। चलिए और थोड़ा सा देखेंगे। पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट सारा ले लो और सारा फॉर्मूला आप कॉपी में पहले लिख लोगे। क्लियर? तो बच्चे आप लोगों ने देखा क्या कि आज हम क्रिया वाले वाक्य पर चल रहे हैं। अब आपको यह ध्यान देना है कि वाक्य अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, आप जो मैं एक चीज बोल रहा हूं उसको आप कॉपी में जरूर लिखें। यदि किसी भी वाक्य में, लिख रहे हैं आप लोग, यदि किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया के अलावा कोई अन्य क्रिया हो तो उस अन्य क्रिया के पहले टू का प्रयोग किया जाता है। लिख लिए होंगे? ध्यान दीजिएगा। भर प्लस ना, ने, नी, ने के लिए, ने को, या कर।
ध्यान रखो, जैसे मुझे आज पढ़ने स्कूल जाना है। अब थोड़ा सा मैं वाक्य बड़ा कर रहा हूं, ध्यान देंगे, क्रिया वाले वाक्य में बात कर रहा हूं। जाना और पढ़ना दो क्रिया है। हमेशा ध्यान रहे, एक वाक्य में कई क्रियाएं हो सकती है, लेकिन मुख्य क्रिया हमेशा लास्ट वाला होगा। वाक्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपको कैसे बनाना है, फर्स्ट एंड लास्ट। वो स्लोगन याद है ना, फर्स्ट एंड लास्ट। तो पहले आपको बनाना है मुझे जाना है, तो आप निश्चित रूप से बना दोगे आई हैव टू गो, या कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब जो मैं समझा रहा हूं, अभी जो मैंने कहा कि मुख्य क्रिया के अलावा अगर वाक्य में कोई अन्य क्रिया हो, ध्यान रहे, उस अन्य क्रिया के अंत में ना, ने, नी, ने के लिए, ने को या कर कुछ भी लगा रह सकता है। जैसे मुझे आज पढ़ने स्कूल जाना है, पढ़ने को स्कूल जाना है, पढ़ने के लिए स्कूल जाना है, कुछ भी रहेगा। आपको केवल याद रखना है मुख्य क्रिया के अलावा वाक्य में जितनी क्रियाएं आए उस क्रिया के पहले हमको टू लगा देना है। दैट्स क्लियर। अब मुझे जाना है बन गया, आई हैव टू गो। प्यारे बच्चों यहां याद रखना, गो या कम कहीं भी अगर आता है तो उस वाक्य में पहले स्थान आएगा। और यह भी नियम है कि गो या कम के बाद अगर कोई स्थान आता है तो उसके पहले भी टू लगता है। यानी आई हैव टू गो टू, पहले स्थान दे दिया गो टू स्कूल। अब बच गया पढ़ने, तो आपको पता है अन्य क्रिया है, उसको पहले क्या कर दोगे, टू रीड। अब समय, टाइम, आज तो समय है, याद रखिएगा टाइम किसी भी वाक्य में या तो लास्ट में देंगे या फर्स्ट में देंगे, तो टाइम हो जाएगा टुडे। मुझे आज पढ़ने स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल टू रीड टुडे। समझ रहे हैं मेरी बात? एक आधा और एग्जाम्पल, उसे अंग्रेजी सीखने कहां जाना होगा। प्यारे बच्चों, मैंने बताया था किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले उस वाक्य के बारे में दो चीज आपको जान लेना है, पहचान लेना है। ये कौन टेंस है और कौन सेंटेंस है। तो टेंस की बात करेंगे तो आपको पता है कि आगे की फ्यूचर, और कहां जाना होगा यानी क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, यानी ये फ्यूचर सेंटेंस है, टेंस है और क्वेश्चन सेंटेंस है। और हेल्पिंग वर्ब कैसे डिसाइड करोगे, वाक्य के लास्ट के फिनिशिंग से। ना होगा यानी जिस किसी भी वाक्य के अंत में ना होगा, ना पड़ेगा रहेगा, वहां से हैव टू विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो चलिए मैं सूत्र की ओर, सूत्र को फॉलो कर रहा हूं। आई डब्ल्यू कहां, वेयर, हेल्पिंग वर्ब, अब सब्जेक्ट ही है तो विल, फिर सब्जेक्ट उसे का अंग्रेजी ही, वेयर विल ही, उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब। तो वर्ब, यहां भी दो वर्ब है, सीखना और जाना। तो मैंने क्या कहा था, लास्ट वाला वर्ब मेन वर्ब होगा और पहले उसी का प्रयोग करेंगे। तो वेयर विल ही हैव टू गो, उसे कहां जाना होगा। फर्स्ट लास्ट पहले क्लियर हो गया। अब बच गया अंग्रेजी सीखने। तो जैसा कि बताया था, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया रहे, टू लगा दीजिए।
टू लर्न इंग्लिश। मुझे लगता है बच्चों आप लोग समझे होंगे और मैंने क्रिया वाले वाक्य से परिचित कराया। अब अगले वीडियो से मैं आपको टेंस की ओर ले चलूंगा जो अंग्रेजी की जान है। तो आप इस वाक्य का प्रैक्टिस सेट कैसे बनाओगे, तो फिर से वही बात, मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और घर में बैठ करके अपना प्रैक्टिस करना है। आप गौर करोगे, देखो यहां से लिया हुआ हैज टू, हैव टू, सारा फॉर्मूला भी दिया हुआ है। बच्चों जो ट्रांसलेशन जो प्रैक्टिस सेट मैंने दिया है उसका वर्ड मीनिंग भी उसके नीचे दिया हुआ है, ताकि प्रैक्टिस सेट बनाते समय आपको वर्ड का कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका भी मैंने खास ध्यान रखा है। तो चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए। इसमें आपने दो सेट है, हैज टू और हैव टू, हैड टू का, और अब आप लास्ट वाला शैल विल हैव टू का प्रैक्टिस सेट आप देखिए यहां है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए। चलिए, थैंक यू बच्चों। तो मुझे लगता है कि क्रिया वाले वाक्य को आप लोग समझे होंगे। विशेष बड़े बड़े वाक्य को मैं टेंस में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।